अगर मैं सिगरेट पी लूं तो आप कोई आपत्ति तो नहीं है? अत्यंत मीठे स्वर में सुरेश ने पूछा। सुधा ने जैसे सुनकर भी नहीं सुना, वह खिड़की से बाहर देख रही थी। गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज थी। रात का समय था। सेकंड क्लास के कंपार्टमेंट में ये दो ही व्यक्ति बैठे हुए थे। सुनिए। अब सुधा ने इधर मुंह घुमाया। आपने मुंह से कुछ कहा? जी, मैं जरा सिगरेट। जरूर जरूर। वह फिर खिड़की के बाहर देखने लगी। सुरेश सोच रहा था कैसे बात का सिलसिला शुरू करें। थोड़ी देर बाद जब सुधा ने इधर मुंह घुमाया तो मौका पाकर सुरेश ने पूछा, आपको कहाँ जाना है? मैं बनारस उतरूंगी। मैं भी बनारस ही जा रहा हूँ। सुरेश ने वार्ता की कड़ी जोड़ी। बस भूमिका के लिए इतना ही पर्याप्त था। अब आगे धारा प्रवाहित करने में कोई दिक्कत नहीं हो। घर आपका वही है? जी हाँ, छुटपन से मैं बनारस में ही रहती हूँ। कलकत्ते कैसे? वहाँ छुट्टियों में घूमने गई थी। आप भी बनारस में ही रहते हैं? जी हाँ, वही मेरा परिवार भी। मतलब मैं वहीं रहता हूँ। कलकत्ते में किसी काम से? जी, वहाँ मैं अपनी बहन के पास गया था। मतलब सभी लोग कलकत्ते में ही रहते हैं, मैं अकेला ही बनारस में रहता हूँ। बड़ा आश्चर्य है, इतने दिनों से आप बनारस में रहते थे, पर कभी आपसे परिचय नहीं हुआ। आज तो हो गया। दोनों हंस पड़े। स्टेशन पर उतरने के बाद सुरेश सुधा के मना करने पर भी उसे घर तक पहुंचाने गया। कष्ट न हो तो कभी घूमते घामते दर्शन दे दीजिएगा। जरूर जरूर। अच्छा नमस्ते। आज कलकत्ते से लीला की चिट्ठी आई है। उसने लिखा है, अब मेरी तबीयत ठीक है, जल्दी ही आकर तुम मुझे ले जाओ। यहाँ से मेरा जी उब गया है। बच्चे भी तुम्हारे लिए बहुत रोते हैं, फिर तुम्हें भी तो कितनी तकलीफ हो रही होगी। सुरेश चिट्ठी पढ़ ही रहा था, नौकर ने आकर कहा, बाबूजी, कोई आपसे मिलना चाहती है। बुला लाओ। नमस्ते नमस्ते। अरे आप आइए आइए, कई दिनों से मैं आपकी ही बात सोच रहा था। तो फिर आपने मुझे पहचान लिया है? वाह, आपने भी खूब कहा। ट्रेन में तो कितने लोगों से परिचय होता है, पर याद कितनों की रह जाती है, केवल आप जैसे लोगों की। आप शायद कोई चिट्ठी पढ़ रहे थे। क्या पत्नी ने? पत्नी देख ही रही है अपने को। ऐसे लड़के कोई अपनी लड़की देगा? पति बनने का तो सौभाग्य ही नहीं हुआ, फिर पत्नी कहाँ से आएगी? अच्छा, इसका मतलब आप अविवाहित हैं। मैंने तो कुछ और ही सोच रखा था। जोर से हंस पड़ा सुरेश। अब आपका भ्रम दूर हो गया। जी हाँ। चाय पीने के बाद सुधा ने कहा, अच्छा अब आज आज्ञा दें। अच्छा, फिर कभी दर्शन देंगी? दर्शन देने नहीं, करने आ सकती हूँ, चाहे जिस बहाने से हो। अच्छा, गुड नाइट। गुड नाइट। लीला को सुरेश ने लिख दिया, कुछ दिन तुम और वहाँ रहकर विश्राम कर लो। आने की इतनी जल्दी क्या है? यहाँ आते ही तुम्हारे लिए आराम हराम हो जाएगा, एक मिनट चैन नहीं मिलेगा तुम्हें। इसलिए डर लगता है, स्वस्थ है कहीं फिर खराब न हो जाए। मेरे लिए चिंता न करो, मैं अच्छी तरह हूँ। समय से मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। दफ्तर से लौटते सुरेश नहा धोकर बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। कालिंग बेल की आवाज सुनकर स्वयं ही दरवाजा खोलने गया। एक अपरिचित युवती को देखकर कुछ आश्चर्यचकित होते हुए भी सहज भाव से बोला, आइए। अंदर जाते हुए जया ने कहा, आपने तो शायद मुझे पहचाना नहीं, पर मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। मेरा नाम है जया शुक्ला। जब से आपकी पुस्तक जीवन यात्री पढ़ी है, आपसे मिलने की बड़ी उत्कंठा थी, पर संकोचवश इतने दिनों तक आई नहीं। आखिर आज। ये तो मेरा सौभाग्य ही है जो मेरी पुस्तक आपको पसंद आई। लीजिए, चाय पीजिए। चाय की एक घूंट सिप करते हुए जया ने कहा, आपको देखने से पहले आपके रंग रूप आकर प्रकार की जो मैंने कल्पना कर ली थी, आप ठीक उसके विपरीत ही निकले। मैंने सोचा था आप 60 साल के वृद्ध होंगे, सफ़ेद बाल और सफ़ेद लंबी दाढ़ी होगी, सामने के 2 दांत नहीं होंगे और चश्मे के अंदर से देखते होंगे, फिर लाठी आपकी दासी होगी। सुरेश जोर से हंस पड़ा, वाह, कितनी अच्छी कल्पना थी आपकी, और मुझे आपसे भी अधिक, प्रति उत्तर में सुरेश ने कहा। अब जाती हूँ, फिर कभी। दूसरे दिन शाम सुरेश लॉन में बैठकर अखबार पढ़ रहा था। सुधा को देखते ही, आइए आइए सुधा जी, मैंने तो सोचा था भूल ही गई है। सुधा की डिक्शनरी में एक ही शब्द नहीं है। कौन सा? ओह, बहुत अच्छा, कहीं नए एडिशन में न जुड़ जाए। चाहे नया हो चाहे पुराना, भूल तो हो ही नहीं सकती। आज मैं अपनी 1-2 कविताएं आपको सुनाने के लिए लाई हूँ। सुरेश उत्सुकता से देखूं, आखिर चोरी चोरी अपने में क्या क्या छिपाई हुई हैं। सुधा, मुझे आता ही क्या है। सुरेश ही कहो, क्या नहीं आता है?
जाते समय सुरेश ने कहा, कल का प्रोग्राम याद है ना? जी हाँ, भूलते आप हैं, मैं नहीं। धीरे धीरे सुरेश और सुधा का संबंध घनिष्ठ होता गया। यद्यपि वह डूब डूब कर पानी पीता था, इधर सुधा के साथ और उधर जया के साथ समान रूप से प्रेम का अभिनय करता था, पर यह बात दोनों में से किसी को मालूम नहीं थी। अब बेचारे लेटर पैड की शामत आई। सुरेश के हृदय पट पर काल्पनिक अभिनय की रंगीन भवतुलिका से प्रेम का इतिहास लिखा जाने लगा। जया तथा सुधा दोनों को ही सुरेश प्रेमपत्र लिखने लगा। हूबहू वही बात सुधा को लिखता था जो जया को लिखता था, एकदम कार्बन कॉपी। दोनों से ही उसने शादी करने का भी वचन दे रखा था। हेलो जया, सुनो, आज 7 बजे के शो में न जाकर अगर 10 से 1 बजे के शो में जाएं तो तुम्हें कोई दिक्कत होगी? क्यों, क्या बात हो गई? जरा कुछ काम है। अच्छा ठीक है। अच्छा, ओके। निश्चित समय पर जया सुरेश के घर पहुंच गई। कार में बैठती हुई जया बोली, ड्राइव मैं ही करूंगी, और अगर किसी से टकराई तो क्या हुआ? सीधे इस लोक से उस लोक पहुंच जाऊंगी। उद्धरण। और बेचारे इस लोक में रहने वालों की गाड़ी कौन चलाएगा? बहुत मिल जाएंगे, कहकर उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। पिक्चर से लौटकर सुरेश जया को लेकर सीधा घर पहुंचा। जया को खाना खिलाकर घर पहुंचाने का प्रोग्राम था। घंटी की आवाज सुनकर दरवाजा स्वयं लीला ने खोला। सुरेश ने पत्नी को देखा तो चौंक पड़ा। तुम नहीं आए तो मैंने सोचा खुद ही चली चलूं। सिंगल कोट। भारी मन से सुरेश ने जया को बाहर ही विदा दी और कपड़े बदलने चला गया। रामू, ये लड़की कौन है? लीला ने नौकर से पूछा। पता नहीं बहूजी, ये तो रोज ही आती है, कभी कभी खाना भी खाती है और बाबूजी के साथ अक्सर घूमने जाती है। अब बेचारे लेटर पैड की शामत आई। सुरेश के हृदय पट पर काल्पनिक अभिनय की रंगीन भवतुलिका से प्रेम का इतिहास लिखा जाने लगा। जया तथा सुधा दोनों को ही सुरेश प्रेमपत्र लिखने लगा। हूबहू वही बात सुधा को लिखता था जो जया को लिखता था, एकदम कार्बन कॉपी। दोनों से ही उसने शादी करने का भी वचन दे रखा था। इधर 2 दिनों से सुरेश बहुत ही परेशान है। आज तो वह सवेरे से ही बहुत बेचैन है। आज ही जया ने अपनी वर्षगांठ पर उसे बुलाया है। कहाँ जाऊं, क्या करूं? अंत में वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वह कहीं नहीं जाएगा। बाद में पूछने पर तबीयत खराब होने का बहाना कर दूंगा। 5 बजे तक सुधा सुरेश की प्रतीक्षा करती रही। अंत में जब सुरेश नहीं आया तब वह उसके घर पहुंची। सीधे उसके कमरे में पहुंचकर बोली, अच्छा, आप अभी तक तैयार नहीं हुए हैं? सुनो सुधा, आज तबीयत ठीक नहीं है। क्या हो गया आपको? कहते हुए जया ने भी उसी समय कमरे में प्रवेश किया। खूब परेशान किया आपने, अब देर मत कीजिए, सब लोग आपके ही इंतजार में हैं, जया ने आदेशपूर्ण स्वर में कहा। पर सुनिए, इन्हें तो मेरे यहाँ जाना है, आज मेरी वर्षगांठ है। मैं इन्हें लेने आई हूँ, पर इस समय तो इन्हें मेरे यहाँ जाना होगा, क्योंकि आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि है ये, सुधा ने प्रत्युत्तर में कहा। सुरेश, इस समय मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ। सुधा, आपको जाना ही पड़ेगा, आपने जाने के लिए वादा किया था, अपने अधिकार से मैं आपको बुलाने आई हूँ, मैं आपकी वाग्दत्ता हूँ, मेरी बात आपको ले ही चलूंगी। जया, शादी का वचन तो पहले इन्होंने मुझे दिया, परसों तिलक भी है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। लीला, मेरे घर में ये सब क्या नाटक हो रहा है? सुरेश, सच कहता हूँ लीला, ये सब मैंने कुछ नहीं कहा है। सुधा, आपने नहीं कहा है, मेरे पास इसका सबूत है। जया, और मेरे पास भी इसका प्रमाण है। आप भूल रही हैं, किसी और ने आप लोगों से कहा होगा, मैं तो आप लोगों को पहचानता तक नहीं हूँ। लीला ने कहा, सुनिए बहन जी, इनकी शादी हो चुकी है, मैं ही इनकी पत्नी हूँ। आप लोग